औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनी गई। हत्या के पार्टी सुप्रीमो असद अवीसी साहब औरंगाबाद के दौरे पर थे। उस वक्त बात करते करते औरंगाबाद नाम लेते लेते वो अचानक रुक गए। इसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले से बिल्कुल ही अलग थलग दिखाई दी। कई जगह अलग अलग मीटिंगें हुई और जो लोग मीटिंग में थे वो खुद कहेंगे कि उसके अंदर खासदार इम्तियाज जलील साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नुमाइंदगी की, लेकिन हमने यही सोचा कि इसके अंदर राजनीति नहीं करना है, इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहा हमने, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व थे हमने यही चाहा कि हमारी सारी ताकत उनके साथ में लगा दे। लेकिन हमारी ताकत को कुछ लोगों ने बांट दिया और वो जाके ऐसी ऐसी हरकतें की कि आज हमारे को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर आपको वोट किया, लेकिन आप शिकस्त खा गए। मुझे यहाँ की आवाम ने जो है तो लगभग 70,000 के करीब वोटों से नवाजा था कि अल्लाह ने मुझे मौका फराहम किया, तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा जद्दोजहद करूँगा, लोगों की खिदमत करूँगा। मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं लोगों की खिदमत जो है तो बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके करूं। लोगों के जो भी मसाइल है मैं उनको हल करने के लिए दिन और रात जद्दोजहद करता हूं। पार्टी के आला कायदीन ने खिताब किया था, लोगों को ऐसे कई वादे औरंगाबाद के आवाम से किए गए थे कि अहम बुनियादी मसाइल के ताल्लुक से एजुकेशन के फील्ड में रिजर्वेशन का मामला है, जितने भी अक़लियतों के अहम मसाइल है उनसे जिस तरह के वादे हुए थे, अवाम में ये चर्चा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में ऐसे बहुत सारे मसाइल है जो पहले जिस तरह से बाकी थे वो आज भी उसी तरह से बरकरार है। देखिए, औरंगाबाद शहर में जो गढ़ों का शहर कहा जाता था, आप बताइए कहाँ पर गढ़े हैं? लोग बोलते हैं कि ये जो रोडें बन रही है, ये रोड बन रही तो ये इन्होंने क्या उनसे फंड आया, यहाँ से फंड लेकर आया और अपना नाम लगा रहे हैं। ये पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसको नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है। कोई भी जाकर मैं ये कांग्रेस वालों से पूछूंगा कि फिर अब तुमने जो भी चीज़ें बनाई थी तो क्या तुमने मोंडे के अंदर जाके हमाली करे, वो पैसा कमा के लाके रोडें बनाए क्या? नहीं, सरकार का ही पैसा होता है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेशुमार काम है। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन शहरियान को तकलीफ होती है साहब, तो वो तकलीफ़ों को दूर करना मजलिस ने बहुत अच्छे से सीखा है। रास्ते, गलियाँ और तामीरात से ही किसी भी समाज और कौम को तरक्की कहा जा सकता है। सर, इस तरह की बातें भी शुरू ही दिन से सुनाई दे रही है कि सेंट्रल असम्बली हल्के से खुद साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और साबिक़ एमएलए इम्तियाज़ जलील भी टिकट के ख्वाहिशमंद है। अगर सेंट्रल असम्बली हल्के से पार्टी हाईकमान दोबारा इम्तियाज़ जलील को उसी असम्बली हल्के से मौका फराहम करता है तो फिर आप किस असम्बली हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहिए? महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। तमामी सियासी पार्टियों की जानिब से इलेक्शन की तैयारियों का आगाज़ भी हो चुका है। तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से टिकट हासिल करने के लिए हर पार्टी के पास ऐसे कई ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की एक कतार लग चुकी है, जिसकी वजह से लोगों में एक कन्फ्यूज़न है कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। नाज़रीन, एबीएन महाराष्ट्र की जानिब से इसी सिलसिले में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप लीडर रह चुके नासिर सिद्दीकी, जो गुज़िश्ता 2019 के असम्बली इलेक्शन में सेंट्रल असम्बली हल्के से मजलिस के उम्मीदवार थे, जिन्होंने 70,000 के करीब वोट हासिल किए थे। अब फिर दोबारा ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जा रही है और ख़ुद नासिर सिद्दीकी ने भी पार्टी हाईकमान से फिर एक मरतबा ये मुतालबा किया है कि दोबारा इन्हें सेंट्रल असम्बली हल्के से उम्मीदवारी दी जाए, इन्हें मौका दिया जाए। अब इस सिलसिले में हम बात करेंगे नासिर सिद्दीकी साहब से कि आखिर ये जो खबरें शहर में सुनाई दे रही है इसमें कितनी हकीकत है। सर, 2019 के असम्बली इलेक्शन में सेंट्रल असम्बली हल्के से आप मजलिस के उम्मीदवार थे और आपने, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करेंगे और लगभग 70,000 से करीब आपने वोट हासिल किए। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर आपको वोट किया, लेकिन आप शिकस्त खा गए। अब फिर दोबारा आपने पार्टी हाईकमान से ये मुतालबा किया है कि आपको दोबारा सेंट्रल असम्बली हल्के से उम्मीदवारी दी जाए। आपको क्या लगता है कि पार्टी दोबारा आप पर एतमाद करेगी या किसी और नए चेहरे को सामने लाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, उसके बाद मेरे कायदीन और औरंगाबाद की आवाम का ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पिछली मरतबा 2019 में जब मेरे कायदीन ने मुझ पे भरोसा जताया था और कई चेहरे होने के बावजूद उन्होंने मुझे इस हलके से जो है तो एमएलए का टिकट दिया था और बहुत ही कम वक्त के अंदर मुझे यहाँ की आवाम ने जो है तो लगभग 70,000 के करीब वोटों से नवाजा था। तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ
और जैसा कि आपने कहा कि फिर से आप जो है तो टिकट मांगना चाहते, यकीनन मैंने अपने कायदीन के सामने, पार्टी आला कमान के सामने जो है तो ये बात रखा हूँ कि इस मर्तबा फिर से मुझे एक मर्तबा मौका दिया जाए, क्योंकि इससे पहले मुझे बहुत कम वक्फा मिला था और लोगों ने जो है तो मुझ पर भरोसा जताया था, और मैं उनके बाद में जो है तो उसके बाद लगातार जो है 5 साल से आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा हूँ और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। कई बहुत सारी जगह मुझे कामयाबी भी अल्लाह ने नसीब फरमाई कि लोगों के मैं कुछ काम आ सका हूँ, और इससे ज़्यादा करने की जो है तो मैं उम्मीद करता हूँ। मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं लोगों की खिदमत जो है तो बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके करूँ। लोगों के जो भी मसाइल है लोकल के, मैं उनको हल करने के लिए दिनों रात जद्दोजहद करता हूँ, और नीयत मेरी यही है कि अल्लाह ने मुझे मौका फ़राहम किया तो इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा जद्दोजहद करूँगा, लोगों की खिदमत करूँगा। इसी वजह से मैंने जो है तो पार्टी आला कायदीन के पास में जो है तो अपनी डिमांड को रखा हूँ। सर सर जिस तरह से आपने टिकट की ख्वाहिश जाहिर की है, उसी तरह एमआईएम से जुड़े हुए ऐसे कई बड़े चेहरे भी हैं जिन्होंने उसी असेंबली हल्के से पार्टी हाईकमान से टिकट की गुहार लगाई है। आपको क्या लगता है कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल होता है तो फिर आपसे आपका जो इत्तेफाक इत्तेहाद, जिस तरह से आप गुज़िश्ता 10 सालों से इस बात का दावा कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरी कौम और मिल्लत के लिए एक इत्तेहाद का पैगाम दिया है, एक इत्तेहाद का सबक पढ़ाया है, तो क्या आपको ये लगता है कि असेंबली इलेक्शन का सेंट्रल असेंबली हल्के से टिकट फाइनल होने के बाद सब मुत्तहिद होकर फिर एक मर्तबा वही तारीख दोहराने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, यकीनन मांगना भी चाहिए, हर एक का अपना अपना राइट है, और हर इंसान ये समझता है कि मैंने जो है तो बहुत ज़्यादा काम किया हूँ और इसका मैं भी हकदार हूँ। ये उनका सोचना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब पार्टी अपने नज़रिए से देखती है और अपने नज़रिए से सोचती है, या जो ओवरऑल सर्वे करवाती है, तो पार्टी का नज़रिया यकीनन बड़ा होता है, उनकी सोच बड़ी होती है, और उस सर्वे के अंदर जो लोगों से जो फीडबैक आता है कि भाई कौन उम्मीदवार काबिल रहेगा, उसके ऊपर गौर व खौज करने के बाद में आला कायदीन जो हमारे जो भी फैसला लेंगे, जिसके भी हक़ में लेंगे, वो बेहतरीन फ़ैसला रहेगा। और हम तमाम जो मजलिस से जुड़े हुए लोग हैं, हमको ना चाहते हुए भी हमारे कायदीन की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये बात समझ चुके हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम है कि आज हमें सियासी तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। आज हम जो है तो दूसरों को मजबूत करते करते मजबूर हो गए हैं। हमारे ज़िंदगी के फ़ैसले, हमारे शहरों के फ़ैसले जो है तो ऐवानों में हो रहे हैं, लेकिन हमारी वहाँ नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से जो है तो हम ये नुकसान उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जहाँ पे भी कायदीन ने जिसके ऊपर भी हाथ रखा, तो मैं आपके माध्यम से आपके इस चैनल के सामने कह रहा हूँ कि यकीनन हमारे कायदीन का जो भी फ़ैसला होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे और वो बेहतरीन फ़ैसला करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन काम कर सकता है, कौन लोगों के लिए जो है तो पसंद हो सकता है। ये सारी चीज़ें गौर करने के बाद में वो जो भी फ़ैसला करेंगे, इंशाल्लाह हम उसके साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। अभी एक आवाम में बहुत नाराज़गी चल रही है शदीद, जो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, जो हमारी पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन आवाम में एक नाराज़गी ये भी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने वो शदीद उसकी जो नुमाइंदगी करना चाहिए था वो नहीं करे, तो ये नाराज़गी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग ये बातों को फैला रहे हैं, वो जो भी पार्टी से हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक तो कांग्रेस से होंगे, एनसीपी से होंगे, या शिवसेना से होंगे, और यही पार्टियां हैं जिन्होंने हमारे औरंगाबाद शहर का नाम छीना। ये हम जिंदगी भर भूलने वाले नहीं हैं। और वो लोग ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसके अंदर मजलिस क्या उसके अंदर पावर में थी क्या, वहाँ पर हमारे मिनिस्टर्स थे, या हमारा मुख्यमंत्री बैठा था। ये 3 लोगों के मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तमाम जो है तो ये 3 पार्टियों के कायदीन ने बैठकर जो है तो आनन फानन के अंदर, जबकि उसका मैं समझता हूँ कि कोरम भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आनन फानन के अंदर इन्होंने जो है तो इसको फैसला लिया। फैसला लेके हमारे शहर का नाम, तारीखी शहर का नाम, औरंगाबाद का नाम जो है तो इन्होंने संभाजी नगर रखा। और वो करने के बाद ये कांग्रेस, एनसीपी के, शिवसेना के जो आज जो लीडर है, ये एकदम साइलेंट हो गए थे। इनसे जब पूछा जा रहा था तो इन्होंने नकली जो है तो अपने इस्तीफे जो है तो अपने पार्टियों को दिए थे। अगर उस वक्त ये असली इस्तीफा देते तो हो सकता था कि इन पार्टियों के ऊपर दबाव आता, और दबाव के चलते हो सकता है कि ये लोग जो है तो ये हरकत नहीं करते। लेकिन ये जो है तो ये सब हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज 21 दिन अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं एहतजाज हुआ, तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की सरपरस्ती के अंदर रोडों के ऊपर बैठकर हमने एहतजाज किया।
गवर्नमेंट तक ये पैगाम पहुंचाया। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। और आप लोग पत्रकार हैं माशाल्लाह, बहुत सूझबूझ वाले हैं। हम तमाम को पता चलना चाहिए कि जैसे ही ये गवर्नमेंट ने नाम चेंज की थी तो हमारे पास मीटिंगें हुई। मीटिंगें होने के बाद में ये तय पाया कि हम लोग इसको, ये मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे। जब तक हम लोग कोर्ट में चले गए थे, उसके बाद में जब पार्लियामेंट का सेशन आया तो पार्लियामेंट के सेशन के अंदर आप ये बताइए, अगर कोई भी मैटर सब जुडिशियल रहा तो उसको आप सभागृह में डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमने कई यहाँ पर औरंगाबाद की सभागृह के अंदर ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर हम बात करना चाहते थे, लेकिन वो जो सब जुडिस होने की वजह से हमें क्लियर कट ये कहा जाता था कि जो मैटर कोर्ट में प्रलंबित है उसके ऊपर डिस्कस नहीं हो सकता। और ये वाकई में सही बात है, जब कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है तो आप उसको सभागृह के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है तो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, सुप्रीम है, लेकिन ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कभी गलती नहीं कर सकता है। लेकिन इत्तेहाद में ताकत है। हम चाहते हैं कि तमाम पार्टी के लोग, तमाम लोग जो है तो मिलकर इस केस को लड़ें। सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम को मुत्तहिद होकर इस केस को लड़ना चाहिए था, ये बात सही है, दुरुस्त है और इस पर अमल होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से शहर में ये इस वक्त तो काफ़ी तादाद में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद अदालत की जब कार्रवाई में तेज़ी आई, उसके बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले से बिल्कुल ही अलग थलग दिखाई दी। किसी भी नगर सेवक की जानिब से, किसी भी बड़े कायदीन की जानिब से औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनी गई। हत्ता के यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं कि गुज़िश्ता जिस वक्त पार्टी सुप्रीमो असद अवीसी साहब औरंगाबाद के दौरे पर थे, उस वक्त बात करते करते औरंगाबाद नाम लेते लेते वो अचानक रुक गए और ये बहस काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही। सोशल मीडिया पर भी इस पर काफ़ी कमेंट्स भी दिखाई दिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मामले में जो है तो सियासत करना नहीं चाहती। ये मामला मैंने आपको बताया हूँ कि बहुत हसास मामला है। इसको अगर हम लोग पॉलिटिकल अगर करने जाएंगे तो सामने वालों की पॉलिटिकल ताकत भी हमको देखना पड़ेगी कि वो हमसे ज़्यादा शदीद जो है तो एहतजाज करेंगे और जो है तो शदीद वो लोग भी उतर सकते हैं। हम उनसे डरने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा मामला चूँकि कोर्ट से जुड़ा हुआ था और कोर्ट के सामने हम क्या शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कई जगह अलग अलग मीटिंगें हुई और जो लोग मीटिंग में थे वो खुद कहेंगे कि उसके अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नुमाइंदगी की। लेकिन हमने यही सोचा कि इसके अंदर राजनीति नहीं करना है। हमने तो मजलिस ने इसके अंदर बहुत अहम और जो है तो पीछे से अपनी भूमिका रखी, इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाहा हमने, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, हमने यही चाहा कि हमारी सारी ताकत उनके साथ में लगा दे। लेकिन हमारी ताकत को कुछ लोगों ने बांट दिया और वो जाके ऐसी ऐसी हरकतें की कि आज हमारे को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। अवाम में ये भी है, गुस्सा है कि हिंदू वोट हासिल करने के लिए जब खासदार के इलेक्शन थे इसलिए नरमी दिखाई गई और मुस्लिम लोगों के जो मसाइल है उससे तवज्जो कम कर दी गई थी। तो ये सही है साहब? जब एक बार मैं ये बताइए आप कि जब मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे आपकी इसका सवाल का जवाब मैं आपसे मांगूंगा कि जब मैटर सब जुडिशियल है तो हमने कहाँ पर जो है तो ये नाम को इस्तेमाल किया या उसकी पैरवी की? हम तो आज भी फ़ख्र से औरंगाबाद कहते हैं, हम औरंगाबाद कहेंगे। हमने तो ये कहा, कल इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कहा कि हमारी मौत के बाद में जब हमारे ख़बरों के ऊपर कदबा लगेगा तो उसके ऊपर भी मरहूम जो है तो समझ लीजिए कि मैं मेरे नाम के साथ कहता हूँ कि नासिर सिद्दीकी मरहूम औरंगाबादी बोल के लिखना है। हम ऐसी वसीयत करेंगे इंशाल्लाह। हम इतना औरंगाबाद नाम से इलेक्शन की तरफ आइए कि खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि तीसरी अघाड़ी की हो सकते हैं, तीसरी अघाड़ी बनाए, तो क्या ये तय हो या होने वाला है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त जो ये चाहती है कि कोई ऐसी जो जमातें हैं जिनका नेतृत्व नहीं है या बहुत कम तादाद में है, लेकिन आज उनका बहुत बड़ा एक स्पेस खाली पड़ा हुआ है, उनके पास लीडरशिप नहीं है, ऐसे समाजों को, ऐसे तबकों को जो है तो हम लोग साथ में ले और एक बड़ा अच्छा अलाइंस करें ताकि जो है तो हम हुकूमत के दहलीज तक पहुंच सके। तो मजलिस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि दूसरे तमाम समाजों को भी साथ में ले, तबकों को भी साथ में ले। इसी वजह से जो है तो बहुत सारे लीडर्स जो है तो पास में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मजलिस के साथ में जो है तो हम लोग जाना चाहते हैं। हमने तो ओपनली कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को भी इम्तियाज़ जलील साहब ने भी ऑफ़र दिया कि भाई आप लोग हमको भी साथ में लीजिए। हमने हमारे तरफ से कहा, लेकिन पता नहीं क्यों उनको हमारे से परहेज़ है। वो हमारे मुसलमानों के वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन हमारी लीडरशिप को डेवलप नहीं होना देना चाहते हैं।
ऐसे कई मामला था, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अपना जो है तो सियासी सफ़र जो है तो जारी रखेगी। जिसको साथ आना है आए, ना आना है ना आए। सर 2014 में जब पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद में अपनी सियासत का आगाज़ किया था, सबसे पहले आम खास मैदान पर एक जलसेआम से पार्टी के आला कायदीन ने खिताब किया था। लोगों को ऐसे कई वादे औरंगाबाद के आवाम से किए गए थे कि अहम बुनियादी मसाइल के ताल्लुक से उनसे जिस तरह के वादे हुए थे, अवाम में ये चर्चा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो पहले जिस तरह से बाकी थे वो आज भी उसी तरह से बरकरार है। देखिए, औरंगाबाद शहर को पिछले 10 सालों में वो तमाम चीज़ें मिली जो इससे पहले नहीं होती थी। मैं आपसे ऐसी अब लोग बोलते हैं कि ये जो रोडें बन रही है, ये रोड बन रही तो ये इन्होंने क्या उनसे फंड आया, यहाँ से फंड लेकर आया और अपना नाम लगा रहे हैं। ये पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसको नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है। कोई भी जाकर मैं ये कांग्रेस वालों से पूछूंगा कि फिर अब तुमने जो भी चीज़ें बनाई थी तो क्या तुमने मोंडे के अंदर जाके हमाली करे, वो पैसा कमा के लाके रोडें बनाई क्या? नहीं, सरकार का ही पैसा होता है, सरकार के पैसों के लिए नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है। और आज हमारे शहर में जो गढ़ों का शहर कहा जाता था, आप बताइए कहाँ पर गढ़े हैं? आज इन मिन 2 या 3 रोड है जो कि वो भी ये पाइपलाइन के अंदर है, उनका भी प्रोसेस हो चुका है, स्टार्ट होना बाकी है। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेशुमार काम है। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन शहरियान को तकलीफ होती है साहब, तो वो तकलीफ़ों को दूर करना मजलिस ने बहुत अच्छे से सीखा है। औरंगाबाद जब से बना 12 पुल्ले के अंदर से उतनी ट्रैफिक जाती थी, ईद के दिन हमारे को घंटों कतारें लगानी पड़ती थी। वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है कि जो बाजू से एक दूसरा रास्ता निकाले। हॉस्पिटल 400 बेड का जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब की नुमाइंदगी है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जो हज हाउस पेंडिंग पड़ गया था, जो फंड नहीं था जिसके लिए, यही इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाब नुमाइंदगी थी कि उसको वापस से उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से फंड रिलीज़ करवाया। फंड रिलीज़ करवा के दूसरी एजेंसी को जो है तो काम दिलवाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तो हज हाउस जो है तो तामीर होकर खड़ा है। तो ये सारे ऐसे कई बेशुमार काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो जिस तरह से आपने सारी बातों की, सारी सवालात की सफाई पेश की है, ये सही है कि काम हुए हैं। हम कई मरतबा ABN महाराष्ट्र पर भी इस तरह की खबरें लगा चुके हैं कि शहर में सबसे ज़्यादा काम अगर 10 साल में हुए हैं तो वो रास्तों की तामीर हुई है, गलियों को सीमेंट किया गया है, तामीराती काम बहुत तेज़ी से हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ रास्ते, गलियाँ और तामीरात से ही किसी भी समाज और कौम की तरक्की कहा जा सकता है? फिर और क्या चाहिए था? मुझे यही सवाल आपसे पूछना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसा पिछले 10 सालों में एजुकेशन के फील्ड में रिजर्वेशन का मामला है, जितने भी अक़लियतों के अहम मसाइल है, उसके ताल्लुक से अभी क्या मैनिफेस्टो है? क्योंकि पिछली मरतबा 10 साल पहले या 5 साल पहले जिस तरह की मैनिफेस्टो जो किसी भी पार्टी की जानिब से पेश किया जाता है, इस मरतबा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। आप कौन सा सियासी मंशूर लेकर अब दोबारा आवाम के सामने जाने वाले हैं? देखिए, जब भी हम लोग इलेक्शन में जाते हैं और वादे करते हैं और वादों को हमारे ज़हन में रहता है कि हमने ये वादा किया करना है, लेकिन देखा जाता है कि प्रायोरिटी क्या है। जो आवाम की प्रायोरिटी रहेगी हम उसके ऊपर काम करेंगे। आज अगर रोड की, पानी की, लाइट की, ड्रेनेज की अगर प्रायोरिटी आवाम की है तो हम पहले वो काम करेंगे। सेकेंडरी उनका आपने जैसा एजुकेशन के बारे में कहा, नौकरियों के बारे में कहा, तो मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 कैंप इम्तियाज़ जलील साहब के जो बड़े बड़े कैंप हुए और जो जगह के ऊपर जो बच्चों को भर्ती किया गया, आज हज़ारों बच्चे जो है तो जॉब्स कर रहे हैं। उसके बाद में आप बोलते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है तो कई ऐसे वैन है जो अपनी तरफ से जो सर्विस दिए पेशेंट्स के लिए। लेकिन जो मजलिस ने वादे किए वो ज़रूर करेगी, प्रायोरिटी के ऊपर करेगी। प्रायोरिटी रोड की है तो रोड करेगी, ड्रेनेज की है तो ड्रेनेज करेगी, एजुकेशन की है तो एजुकेशन करेगी। लेकिन कोई भी मुद्दा जो है तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमने जो है तो नशे से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए कोशिश की। हमने हर मसाइल के अंदर जो है तो लोगों के साथ रहे और आइंदा भी जैसी जैसी लोगों की ख्वाहिश रहेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ की आवाम ने जो ताकत बख्शी और जो उनका साथ दिया, तो इंशाअल्लाह हम हर वक्त आवाम के साथ में रहेंगे। सर 2014 में पहला असेंबली इलेक्शन में मजलिस के उम्मीदवार ने तारीखी कामयाबी दर्ज करवाई और औरंगाबाद नहीं कि महाराष्ट्र की सियासत में एक नया उलटफेर साबित हुआ था। उसके बाद लोकसभा के इंतखाबात में भी इम्तियाज़ जलील रुकन पार्लियामेंट बने और पार्लियामेंट पहुँचे, उन्होंने मुसलमानों की नुमाइंदगी की। और जिस वक्त 14 से लेकर 19 तक जिस तरह से मुसलमानों ने पूरे इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और मजलिस को पूरी ताकत के साथ
जिस तरह से भी मजलिस को सपोर्ट करना था, इसके लिए जद्दोजहद करना था हर चीज़ की, लेकिन अब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मजलिस का वो क्रेज़ जिस तरह से 2014 और 2019 के इलेक्शन में था, इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ कम होता दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 में जहाँ पे एमएलए के अंदर 62,000 वोट लेती है, वहीं पे 2019 में एमएलए के अंदर 68,000 लेती है। वहीं उसके बाद में 2024 में आने के बाद में एमपी के इलेक्शन में मध्य से, सेंट्रल से 86,000 लेती है। तो क्रेज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्रेज़ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो है तो जब मैं 2019 के अंदर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे मुखालिफ के अंदर जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक उम्मीदवार थे। फाइट कैसी भी देखिए, एक तरफ दलित वोट गया, एक तरफ हिंदू वोट गया, एक तरफ मेरे तरफ मुसलमान वोट आया। और जो सेक्युलर पार्टी के जनाब अली थे, उन्होंने भी मुसलमानों की वोट लिया, उनको सेक्युलर पार्टी का एक भी वोट नहीं मिला, क्योंकि वो मुसलमान कैंडिडेट थे। उसके बाद आ जाइए आप, और वहीं पे दलित समाज का वोट जो है तो 27,000 जो है तो दलित समाज के कैंडिडेट के साथ में गया। आप वहीं पे आ जाइए 2000 अभी जो 24 का इलेक्शन हुआ, आज वही सिचुएशन हुई। एक तरफ इम्तियाज जलील साहब थे मुसलमान उम्मीदवार, उधर से एक मराठा कैंडिडेट और एक जो दलित पार्टी से खड़े थे जनाब। तो जहाँ पे वो दलित समाज के 27,000 वो दलित समाज के उम्मीदवार को मिले थे, ये जनाब आ गए 10,000 के ऊपर। जहाँ पे ये कह रहे थे कि 1.5 लाख और 2 लाख से हम शुरू होंगे, जमानत जब्त हो गई। तो मेरा बोलना यह है, मुसलमानों को वोट देने कोई दूसरा समाज तैयार नहीं है। इसीलिए आज हमारे पास, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास काबिल एतमाद जो है तो हमारे पास आज तादाद है, और सेंट्रल में हो या ईस्ट में हो, तो हम यही चाह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट तकसीम ना हो, एक जगह जाए, मजलिस के साथ में खड़ा रहे। तो इंशाल्लाह ये 2 एमएलए की सीट अगर हम निकालते हैं, भले कोई भी चुनकर आएगा। सर, लोकसभा का 2024 का जो इलेक्शन हुआ, 3,40,000 से ज़ायद वोट जो है तो इम्तियाज़ जलील ने हासिल किए, उसके बावजूद भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शिकस्त की असल वजह क्या है? ये शिकस्त की वजह असल यही है कि इम्तियाज जलील साहब एक काबिल उम्मीदवार थे, और उनके खिलाफ में जो उम्मीदवार चुन के आया, आप देख लीजिए, ये सिर्फ कास्ट का फैक्टर चला यहाँ पर। एक तरफ मराठा समाज ने ये तय कर लिया था कि हमें कुछ भी हो, एक जगह तो वो जो रनिंग गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके खिलाफ में जा रहे हैं रिजर्वेशन के मुद्दे पे। और जहां समाज की बात आई तो सारा मराठा समाज ने उठा और जो है तो ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया जहां पे उन लोगों की पार्टी का अपोज कर रहे हैं। तो ये कास्ट के ऊपर वोट हुआ जो है तो, इसलिए जो है तो इम्तियाज जलील साहब की हार हुई। वरना अगर काबिलियत के बुनियाद के ऊपर अगर इम्तियाज जलील साहब को दूसरे समाज देखते थे, तो मैं समझता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब से जैसा काबिल जो है तो उम्मीदवार पूरे मैं समझता हूँ कि इतने रीजन में नहीं, मराठवाड़ा के अंदर कोई काबिल उम्मीदवार नहीं था। लेकिन आज कास्ट की वजह से जो इम्तियाज जलील साहब की शिकस्त हुई। लेकिन इन लोगों को, दूसरे समाजों को मैं समझता हूँ कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर यहाँ के अभी जो रनिंग खासदार है उनको देखेंगे बात करते हुए और इम्तियाज जलील साहब को याद करेंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला वो इम्तियाज जलील साहब को मिस करेंगे कि हमने ये बहुत अच्छा मौका गंवाया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर वही लोग आकर इम्तियाज जलील साहब को फिर से जो है तो में एक नाराजगी थी कि भाई मौका दे, एटीट्यूड, इम्तियाज जलील साहब का एटीट्यूड हमारे को नहीं बहा, ये वजह से कहीं लोग उनसे दूर हो गए थे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए 3.5 लाख वोट देना ये नॉट अ जोक, ये मामूली बात नहीं है। देखिए छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी बातें जो है तो होती है, लेकिन फिर भी नवाम ने नज़रअंदाज कर दिया और नवाम ने जो है तो उसको 3.5 लाख वोटों के अंदर तब्दील करके ये बताया कि हम छोटी मोटी बातों के ऊपर जाते नहीं हैं। वो हमारा कायद है और भाई उनके पीछे भी बहुत सारे काम होते हैं, उनके पीछे भी उनकी फैमिली है, उनके पीछे उनका जो है तो अपनी एक पर्सनल लाइफ है। अगर छोटी मोटी बातें हुई तो, लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि अवाम ने तो नज़रअंदाज किया, भले ही कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे तो वो उनका नज़रिया उनके साथ में मुबारक। सर, इस तरह की बातें भी शुरू ही दिन से सुनाई दे रही है कि सेंट्रल असेंबली हल्के से खुद साबिक रुकन पार्लियामेंट और साबिक एमएलए इम्तियाज जलील भी टिकट के ख्वाहिशमंद है। अगर सेंट्रल असेंबली हल्के से पार्टी हाईकमान दोबारा इम्तियाज जलील को उसी असेंबली हल्के से मौका फराहम करता है, तो फिर आप किस असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए अगर पार्टी हाईकमान, मैंने आपको पहले भी कहा, पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर पार्टी हाईकमान ने हमें कहा कि आप मत लड़िए, तो हम नहीं लड़ेंगे, हम मजलिस का साथ देंगे, क्योंकि ये हमारी सियासी ताकत जो है तो हमको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। और हम जो है तो जो पार्टी का फैसला होगा उसके साथ में खड़े रहेंगे। और ये अभी कोई डिसाइड नहीं है कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ से खड़े रहेंगे, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ से खड़े रहेंगे।
जो भी पार्टी कहेगी कि आप बैठो तो बैठेंगे, आप वहां से लड़ो तो वहां से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ो तो यहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। जो मेरा शायद मेरा सदर जो हुक्म देगा इंशाल्लाह सर आंखों पे रहेगा। नाजरीन, ये थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपनी सारी बातें आपके सामने पेश कर दी है। इनका कहना है कि ये सेंट्रल असम्बली हल्के से ख्वाहिशमंद है और ये असम्बली का इलेक्शन दोबारा कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ये इस बात को भी साफ कर दिया कि अगर पार्टी हाईकमान उस असम्बली हल्के से किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम फाइनल करता है और इन्हें ये हिदायत दी जाती है कि इस उम्मीदवार के लिए आप जद्दोजहद करें, उसे मुंतखब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, तो ये उसके लिए तैयार हो चुके हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमामी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का दारोमदार पार्टी हाईकमान की हिदायत पर है। इन लोगों का ये कहना है कि जो पार्टी के आला कायदीन इन्हें आदेश देंगे उसी के मुताबिक ये सारे काम को अंजाम देंगे। नाज़रीन, ये थे नासिर सिद्दीकी साहब, जिनके साथ आज हमारी एक खुसूसी मुलाकात हुई। ABN महाराष्ट्र की जानिब से महाराष्ट्र असम्बली इलेक्शन को लेकर ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से, इसी तरह सियासी पार्टियों के छोटे बड़े नेताओं से बातचीत का मंथन का सिलसिला जारी है, जो आइंदा भी इसी तरह से जारी रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ABN महाराष्ट्र से जुड़े रहिए और इस मामले में जिस तरह से आप तमाम इंटरव्यू को देख रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे, आखिर में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिए, ताकि हम आइंदा किस ख्वाहिशमंद उम्मीदवार से मुलाकात करें, इसके लिए हम आपकी राय ज़रूर जानना चाहेंगे। देखते रहिए ABN महाराष्ट्र।